अस्सलाम वालेकुम जी। सुभान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। बड़े अरसे बाद अदालतों की जानिब से इस तरह के फ़ैसले देखने को मिल रहे हैं। आज बहुत सारे अहम केसेस की समाअत थी, इमरान खान की ज़मानत के मुतालिक, इमरान खान से जेल में मुलाकात के मुतालिक, लेकिन इन तमाम तर केसेस में जो अहम तरीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे वो ये थे कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्हें उनके इख्तियारात को इस्तेमाल करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। वो कौन से इख्तियारात हैं, इस वीडियो में कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 3 MPO और 16 MPO, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कवानीन हैं जिनके तहत जब रियासत ये समझती है कि कोई भी शहरी इश्तियाल फैलाने का बायस बन सकता है तो वो ये समझने पे या महज ये गुमान करने पे पहले से ही उसे गिरफ़्तार कर लेती है। और पिछले 9 मई के बाद जितनी भी हमें गिरफ़्तारियाँ देखने को मिली, इनमें से 95% से ज़ायद गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो इसी 3 MPO और 16 MPO के तहत की गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो समाअत करते हुए शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी की केस में समाअत करते हुए डिप्टी कमिश्नर को पाबंद कर दिया है कि वो अपने 3 MPO के इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी ख़बर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि आइंदा की समाअत तक इस्लामाबाद के DC के ये इख्तियार महदूद किए जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं। और DC को इस बात का पाबंद किया है, डिप्टी कमिश्नर को इस बात का पाबंद किया है कि वो आइंदा समाअत तक इस 3 MPO को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बल्कि ये देखना बाकी है कि इसके बाद से अगर आज चूँकि एक और नए केस में गुज़िश्ता शब जो है परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हुए थे और ATC के दफ़ात के तहत जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और अभी उन्हें अदालत में पेश किया गया है। यहाँ ATC की अदालत में पेश किया गया है। अगर ATC की अदालत परवेज़ इलाही को किसी किस्म का कोई रिमांड दे देती, माज़ी के साथ कोई रिलीफ़ दे देती है, उन्हें रिहाई मिल जाती है, तो फिर दोबारा से उन्हें किस तरह से गिरफ़्तार किया जाएगा। चूँकि इस्लामाबाद में 3 MPO को एक्सरसाइज करने पे पाबंदी लगा दी गई है। हमें हमारी इस मुतल्लिक कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी से एक खुसूसी बातचीत हुई है, आइए आपको वो दिखाते हैं। अवामी मफाद का ये केस इस वजह से भी है कि 3 MPO दर हकीकत ये वो कानून है जो अंग्रेज़ दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस लॉ को फिर कंटिन्यू किया हमारे फ़ौजी आमरों ने, बिलखसूस जनरल ज़ियाउल हक ने। तो आज भी जो शंदाना गुलजार हैं, शहरियार अफरीदी हैं, ये दो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन हैं जो MPO के तहत जिनकी गिरफ़्तारी है। तो अब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तय करने जा रही है कि 3 MPO की कानूनी हैसियत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट सामने लाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो पॉइंट ये है कि ये जो MPO है इसका नफाज पाकिस्तान बनने के बाद जब हुआ तो उसकी जो हिस्ट्री है वो 1965 से मिलती है। तो उस वक्त इस्लामाबाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था बतौर कैपिटल। तो जब इस्लामाबाद उस वक्त था ही नहीं तो 1980 में जनरल ज़ियाउल हक ने कुछ इख्तियारात फॉरवर्ड किए DC को। तो फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ लॉज़ में तब्दीलियाँ हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई। तो अब इस सूरत हाल में इस लॉ का 3 MPO का इतलाक़ इस्लामाबाद में कैसे हो सकता है, क्योंकि जब इसका आगाज़ हुआ, जब ये लॉ इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त 1965 या 60s में हुई, उस वक्त तो इस्लामाबाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये वो सवाल है जिसके ऊपर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 कोर्ट अमाइकस यानी अदालती मावनीन फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किए हैं। एक एडवोकेट बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं और दूसरे राना वकार हैं, और उनसे यही सवालात उनके सामने रखे हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो अपना रिटन ऑर्डर लिखवाया है, उस ऑर्डर में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा है कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 3 MPO है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, और उसकी 3 MPO के तहत किसी भी गिरफ़्तारी को, मज़ीद किसी गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट उस वक्त इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हुई जब शंदाना गुलजार के वकील ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को बताया कि शंदाना गुलजार साहबा का जो मोबाइल है वो अभी तक उनके हवाले नहीं किया गया। SSP इस्लामाबाद ने कहा कि जी मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा डिटेल लेके, क्योंकि मेरे इल्म में तो है कि हमने मोबाइल दे दिया था, लेकिन फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा कि जो 3 MPO के तहत कोई गिरफ़्तारी होती है वो शख्स जो तहवील में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, वो स्टेट का यानी रियासत का, सरकार का मेहमान होता है। यानी आप उसको एज अ मुल्ज़िम ट्रीट नहीं कर सकते,
کیونکہ 3 MPO کا مقصد تو یہ تھا کہ شہر میں نقص امن کا خدشہ ہے، کسی شخص کی وجہ سے امن خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس شخص کو کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس حوالے سے آبزرویشن جسٹس بابر ستار صاحب نے دی۔ نیکسٹ ڈیٹ اب دیکھیں کیا نکلتی ہے، لیکن کافی اہم کیس ہے، اور اسلام آباد کی حد تک اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے کہ 3 MPO کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ کہیے گا کہ اس سے قبل اگر عدالتیں اس طرح کی کسی قانون سازی یا کسی قانون میں مداخلت کرتی رہی ہیں تو عدالتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ عدالتیں آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ یہ دوبارہ سے کنسٹیٹیوشن کو لکھنے کی یا کنسٹیٹیوشن میں عمل دخل کی کوشش ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین میں ایک چیز نہیں ہے اور سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کی تشریح اس طرح کرے کہ جب پڑھا جائے تو اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ لگے کہ ایک نئی چیز کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب 3 MPO کا جو کیس ہے یہ آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آئین میں تو فنڈامنٹل رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں، اور وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتے، ان پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو 3 MPO ہے، اس کا آغاز جو ہے یہ تو انگریز دور سے ہوا، اور یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس انگریزوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے کنٹینیو کیا۔ تو اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا نہ ہی کوئی آئین سے تعلق ہے، بلکہ یہ ایک درست اقدام ہوگا اور ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔